Jai Hind. Today I am discussing about the disadvantage and applications of additive manufacturing. I have already discussed about what is additive manufacturing and advantage of additive manufacturing in our last video. So we provide the link in description of that video so you can watch from there. Now I am discussing about the disadvantage and their applications of additive manufacturing. So we first discuss the disadvantage of additive manufacturing and after that we discuss about the applications of additive manufacturing. Here are some following disadvantages of additive manufacturing. First is cost of entry, second is production cost, third is slow processing and fourth is post processing. So we discuss one by one. First is cost of entry. Cost of entry is still very high for many organizations एंड इन पर्टिकुलर स्मॉलर बिजनेस. जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को जब डिज़ाइन किया जाता है तो वो एक सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि एक वो 1 बाय 1 करके डिज़ाइन किया जाता है, लेयर बाय लेयर करके डिज़ाइन किया जाता है. तो मेनी ऑर्गेनाइजेशन में इनकी अलग अलग कॉस्ट निर्धारित हो जाती है. और जो स्मॉलर टाइप ऑफ बिजनेस रहते हैं, जैसे छोटे छोटे टाइप के बिजनेस रहते हैं, कुछ जैसे खिलौने वाले बिजनेस रहते हैं और छोटे सामान वाले बिजनेस रहते हैं. जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस डिबिया की जिसमें हमारी इंक आती है, हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं. अगर हम इसको एक सांचे में डिज़ाइन करेंगे तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब मास प्रोडक्शन में आ जाएगा. ये बहुत ज़्यादा डिज़ाइन हो जाएगी और जल्दी क्विक डिज़ाइन होगी. इसमें लाए, अपना फिल किया और उसको निकाल दिया बाहर. हमारी डिबिया जो है ये सीसी डिज़ाइन हो गई है, इंक वाली, इंक बॉक्स हमारा डिज़ाइन हो गया. अगर यही हम प्रोसेस करें एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा तो यहाँ पर इसका डिज़ाइनिंग लेयर बाय लेयर होगा, 1 बाय 1. पहले इसका बेस तैयार होगा, फिर उसके बाद इसके अराउंड सर्कल पूरा तैयार होगा, फिर इसके बाद पूरा इसका ढांचा जो है वो बन के तैयार होगा या ये पूरी सीसी बन के तैयार हो जाएगी. तो इसलिए यहाँ पर कुछ टाइम रिक्वायर रहती है और यहाँ पर जो इसमें मटेरियल यूज करते हैं वो भी कहीं ना कहीं महंगा आ जाता है, क्योंकि इसमें हम स्ट्रॉन्ग मटेरियल ही यूज करते हैं और इसमें कुछ फिनिशिंग की भी प्रॉब्लम आती है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में. तो अगर हम सब चीज़ को मिलाएं तो यहाँ पर जो स्मॉल टाइप ऑफ बिजनेस रहते हैं, जैसे कुछ छोटे छोटे खिलौने वाले बिजनेस, या हम इसी डिबिया का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इस टाइप के बिजनेस में ये इसकी कॉस्ट ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनमें इनका प्रोडक्शन मास में होना चाहिए. तो यहाँ पर हो नहीं पाता क्योंकि यहाँ लेयर बाय लेयर एंड 1 बाय 1 करके होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है. फिर है प्रोडक्शन कास्ट. प्रोडक्शन कास्ट इन एम इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग. मटेरियल आर फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेप्शनली fine or small particles that can considerable increase the cost of raw material of the product. प्रोडक्शन कास्ट है यह बताता है कि जो हम इसमें मटेरियल यूज करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल इसका हम यूज करते हैं वो एक्सेप्शनली केस होता है. उसमें हम एक फाइन मटेरियल ही उपयोग करते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट अच्छा है या जो रॉ मटेरियल अच्छा है हम उसी का उपयोग करेंगे. जब उसका उपयोग करेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट रहेगा वो ज़्यादा मजबूत रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी और वो परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रहेगी. तो हम यहाँ पर फाइन मटेरियल का जो कुछ ही चुनिंदा मटेरियल का उपयोग कर, कुल मिलाकर इसका जो प्रोडक्शन कास्ट है तो महंगा जाता है, क्योंकि इसमें हम उलूल जुलूल मटेरियल तो उपयोग नहीं कर सकते हैं. इसमें हम अच्छा ही मटेरियल उपयोग करेंगे. ऐसा नहीं है कि हम ले आके कूड़ा कचरा कुछ भी उठा लाए, भर दिया और उस मशीन में डाल दिया और ले जाके वो डिजाइन कर दिया. रुकेगा नहीं, फिसल के भसर जाएगा, पूरा फैल जाएगा नीचे तरफ. अच्छा, जो ये मास प्रोडक्शन रहता है तो मास प्रोडक्शन में हम किसी भी प्लास्टिक को लाकर मेल्ट करवा देते हैं और मेल्ट करवाने के बाद उसको सांचे में डाल देते हैं और वो डिजाइन हो जाता है. लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रोसेस नहीं है. यहाँ पर लेयर बाय लेयर और एक अच्छा प्रोडक्ट ही डिजाइन हो जाता है. फिर इसके बाद है स्लो प्रोसेसिंग. स्लो प्रोसेसिंग इसलिए रहती है क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं तो प्रोडक्ट एक लेयर बाय लेयर इन द फॉर्म ऑफ लेयर बाय लेयर में डिज़ाइन होता है. जब लेयर बाय लेयर में डिज़ाइन होगा तो उसमें टाइम लगेगा. जब टाइम लगेगा तो वहीं पर आ जाता है कि स्लो प्रोसेस. तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लेयर बाय लेयर, सो स्टिल स्लो बिल्ड रेट्स एंड डज नॉट प्रोवाइड एन इफिशियंट वे टू स्केल ऑपरेशन टू प्रोड्यूस हायर वॉल्यूम. ये लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन रहता है तो इसमें प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने में टाइम लगता है, क्योंकि पहले उसका बेस बनेगा फिर जाके उसका ऊपरी वाला भाग बनेगा. ऑब्वियस सी बात है कि जब
कोई मटेरियल एक लेयर बाय लेयर करके बनेगा या वो पहले उसको ऐसा नहीं कि सांचे में ले आकर डाल दें तो वो तो एकदम से हुआ। जब उसको हम स्लो प्रोसेस से गुजारेंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। जब यहाँ पर अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन होता है तो ये नहीं है कि इसके सिर्फ एडवांटेज ही होंगे, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसका एक एडवांटेज भी होता है और डिसएडवांटेज भी होता है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं जिन्हें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें से स्लो प्रोसेसिंग है। कोई भी चीज़ हो, जब हम काम अच्छा करेंगे तो टाइम तो लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि ले जाके एकदम से मारा खटाक से डिजाइन हो गया, नहीं होता। फिर है पोस्ट प्रोसेसिंग। अच्छा, पोस्ट प्रोसेसिंग क्या है? पोस्ट प्रोसेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जब हमारा मटेरियल पूरा डिजाइन हो जाता है तो उसमें फिनिशिंग जो होती है वो होती है पोस्ट प्रोसेसिंग के अंतर्गत। तो पोस्ट प्रोसेसिंग सरफेस फिनिश एंड डायमेंशनल एक्यूरेसी कैन बी लोअर क्वांटिटी इन कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो दूसरे टाइप के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहते हैं, जो सांचे द्वारा किसी भी चीज़ को डिजाइन किया जाता है सांचे में, तो उसमें तो उसका आकार और हर एक चीज़ डिसाइड रहती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक बॉक्स तैयार किया है सांचे वाले से, जिनमें बैच प्रोडक्शन रहता है, जिनमें सांचा बना रहता है और ले जाके उसमें हम फिल कर देते हैं। और यही बॉक्स, एक ऐसा ही बॉक्स तैयार किया है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग से द्वारा, एक तैयार किया है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा और एक डिजाइन किया है सांचे से, जिसमें सांचे बने रहते हैं। फिर तो सांचे में जो बना रहता है तो उसमें उसके डायमेंशन एंड सरफेस फिनिशिंग वो पहले से ही कहीं न कहीं रहता है, उसमें पहले से ही उसका आकार दे दिया जाता है कि ये किस आकार का बनाया जाएगा। और वहीं जब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा इस प्रोसेस से हम किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं तो हालांकि उसके हम डायमेंशंस तो दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं तो वो सांचे के अंदर रहता है। तो सांचे में किसी भी प्लास्टिक या किसी भी मटेरियल के फैलने के चांस बहुत ही लेस रहते हैं। लेकिन यहीं पर ये ओपन में डिजाइन होता है, यहाँ पर ये ओपन में डिजाइन होता है। तो जो इसका प्रिंटर हेड रहता है जिससे डिजाइन किया जाता है, ये प्रिंटर की भांति वर्क करता है। अगर हम इसको सांचे से डिजाइन करेंगे तो इसकी सरफेस फिनिशिंग अच्छी आएगी, लेकिन अगर हम इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से डिजाइन करेंगे तो यहाँ पर कुछ उसका रॉ मटेरियल कितना भी अच्छा हम इसको सॉफ्टवेयर दे दें, लेकिन वहाँ पर कुछ न कुछ मटेरियल तो फैल ही जाएगा। अगर आप एग्जांपल के लिए लेना चाहें तो बॉक्स में मिट्टी फिल करिए, मिट्टी जब फिल करेंगे तो सांचे में है तो उसके फैलने के चांस नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ से बंद कर दी गई है। अगर वहीं आप एक ऐसे ही करके मिट्टी का वैसे ही बॉक्स के आकार में डिजाइन करिए तो वहाँ पर उसके चांस रहते हैं कि वो फैल जाए। वैसा भी इसमें भी होता है। तो इसमें जो सरफेस फिनिशिंग रहती है वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं आती है और उसके डायमेंशंस कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसमें हमें ज़रूरत रहती है कि हम उसको सरफेस फिनिश करें, उसका सरफेस फिनिश करें और उसके जो डायमेंशन है उनको दें। तो इसमें कुछ न कुछ टाइम लेता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हुए। डिसएडवांटेज के बाद अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं। एरोस्पेस में यूज किए जाते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट मतलब जिनका हम यूज़ करते हैं वो प्रोडक्टों में इनका उपयोग किया जाता है, और एनर्जी फील्ड जहाँ से हम एनर्जी का जनरेशन करते हैं जैसे पावर प्लांट हुआ, इन सभी क्षेत्रों में। और फिर इसके बाद है मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी क्षेत्रों में इसका योगदान है। यहाँ पर हम इस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला है एरोस्पेस। तो एरोस्पेस में जितने हवाई जहाज़ के रहते हैं उसके कुछ मटेरियल्स और उसके कुछ प्रोडक्ट इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम डक्टिंग। तो जो एरोस्पेस में जितने भी इन्वायरमेंटल कंट्रोल डक्टिंग सिस्टम लगाए जाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है उसको बनाने में। फिर है कॉस्मेटिक एयरक्राफ्ट इंटीरियर कंपोनेंट। जो एयरक्राफ्ट में जितने भी विमान रहते हैं उसके जो इंटीरियर में आंतरिक साइड में जितनी भी सौंदर्य की चीज़ें या जितने भी अच्छे उपकरण यूज़ किए जाते हैं, अच्छे दिखावे के लिए जो भी उसके अंदर मटेरियल यूज़ किया जाता है वो 3D प्रिंटिंग यानी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत ही डिजाइन किया जाता है। इसी से उसका उपयोग किया जाता है, इसी से वो बनाए जाते हैं। फिर है रॉकेट इंजन कंपोनेंट। जो रॉकेट इंजन के कंपोनेंट रहते हैं वो भी इसी 3D प्रिंटिंग के मदद से ही बनाए जाते हैं, इसी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये एडवांस टेक्नोलॉजी और एक अच्छी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि इसके द्वारा कंपोनेंट की जो सजावट और उसका जो मजबूती वे सब बहुत ही अच्छी रहती है।
इन कंपेरिजन टू अदर टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर है कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट मीन्स जिनका उपयोग हम करते चले आए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले है टॉयज़। जो जितने भी अच्छे खिलौने हैं तो उनमें इसका उपयोग अब हम करना स्टार्ट कर दिए हैं। फिर स्पोर्ट्स गुड्स। स्पोर्ट्स गुड जितने भी हमें खेल के उसका सामान रहते हैं उन सब चीज़ों में हम इस 3D प्रिंटिंग का उपयोग करने लगे हैं। फिर है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आते हैं लगभग उन सब चीज़ों में हम ये इन्वॉल्व करने लगे हैं इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अच्छी और एक टिकाऊ टेक्नोलॉजी है। फिर इसके बाद है अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। फिर इसमें हम अदर टाइप्स के जितने भी अलग प्रकार के आप कहीं भी देखे होंगे जो 3D प्रिंटिंग की सहायता से डिज़ाइन किया जाता है, अब हम इसको कई प्रकार के प्रोडक्टों को डिज़ाइन कर सकते हैं इसकी सहायता से। फिर है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी जनरेशन के क्षेत्र में, जैसे इन गैस ऑयल एंड एनर्जी इंडस्ट्रीज पर हमें गैस मिलती है यानी क्रूड ऑयल्स को निकालने में इसकी रिफाइनरी में इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। फिर एनर्जी इंडस्ट्री जहाँ पर हम एनर्जी का जनरेशन करते हैं, जैसे पावर प्लांट हुआ लाइक थर्मल पावर प्लांट और डैम यानी हाइड्रो पावर प्लांट, और फिर इसके बाद हुआ सोलर पावर प्लांट। इन सब प्लांटों में हम इसी 3D प्रिंटिंग की सहायता से जो कंपोनेंट तैयार करते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि अच्छी लाइफ रहती है और ये ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं, इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी आती है इन कंपैरिजन टू अदर टाइप। तो जो एनर्जी जनरेशन की इंडस्ट्रीज रहती हैं, जैसे कंट्रोल वाल्व कंपोनेंट, जितने भी उसके वाल्व लगे रहते हैं उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे थर्मल पावर प्लांट में स्टीम कंट्रोलिंग के जितने भी वाल्व लगे रहते हैं वो इसी 3D प्रिंटिंग की सहायता से ही डिजाइन किए जाते हैं। फिर है प्रेशर गेज पीसेस। जितने भी प्रेशर गेज के पीसेस रहते हैं उनमें सबका उपयोग करते हैं। टरबाइन बनाने में इसका उपयोग करते हैं। रोटर, जितने भी उसकी ब्लेड लगे रहते हैं उसके उसी रोटर पर लगे रहते हैं, तो रोटर की सहायता से वो कंस्ट्रक्ट रहते हैं, तो उसमें उसका रोटर बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। फिर है फ्लो मीटर पार्ट, फिर पंप्स एंड अदर प्रोडक्ट, इन सभी चीज़ों में हम इसका उपयोग करते हैं, इसको इन्वॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो अच्छी रहती है, लाइफ साइकिल इसका अच्छा रहता है। फिर हम बात करें अगर मेडिकल क्षेत्र में, तो मेडिकल के क्षेत्र में भी हम इसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये अच्छी टेक्नोलॉजी है। जब कोई भी चीज़ हो अगर वो अच्छी है तो उसका उपयोग सभी करते हैं। कोई भी सामान हो अगर अच्छा रहेगा तो उसके कंज्यूमर ज़्यादा रहेंगे। अभी बेकार है तो सड़ियल माल कौन पूछता है, फेंको उसको, हटाओ। लेकिन जो अच्छा रहता है उसको सभी खींच के रख लेते हैं या उसका उपयोग धीरे धीरे करते रहते हैं। इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, डेंटल डिवाइसेस, जितनी भी दांत की सर्जरी रहती है, जितनी भी डेंटल सर्जरी रहती हैं, इनमें इसके जो जितने भी डिवाइसेस आते हैं तो उसका उपयोग हम करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये अच्छी टेक्नोलॉजी है और एक सरल टेक्नोलॉजी अगर कह लें तो। डेंटल के बाद है फिर एनाटॉमिकल मॉडल, जितने भी शारीरिक संरचना की सर्जरियाँ रहती हैं जिसमें हम सर्जरी करवाते हैं अपने शरीर की, तो वहाँ पर भी हम इसी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, यानी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। कस्टम्स सॉ एंड ड्रिल गेज, जितने भी ड्रिल गेज रहते हैं उनको बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। एंड जितने भी सर्जिकल टूल्स रहते हैं इन सब चीज़ों में उसका उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि हम ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका उपयोग करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि अच्छा प्रोसेस है और अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छा मॉडल है, अच्छे प्रोडक्ट देता है हमें, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है। तो कोई भी चीज़ हो जब अच्छी रहेगी तो उसका उपयोग सभी करते हैं। जिसमें कॉम्प्लेक्स डक्ट वर्क, जितने भी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल रहते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट रहते हैं उन सब का उपयोग उन सबको डिज़ाइन करने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। क्योंकि हम अगर ढांचा या सांचे वाला ले लें तो उसमें हम उतने ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट को, हैवी पार्टिकल्स को, हैवी जितना भी उसका सरफेस एरिया रहता है वो ज़्यादा रहता है, तो उससे हम इसका डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक टेक्नोलॉजी चाहिए अलग से, तो वो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी अलग की और नई टेक्नोलॉजी है, तो ये अच्छी भी टेक्नोलॉजी है, इसलिए यहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं। फिर है रेजिलिएंट प्रोटोटाइप एंड लार्ज पैनलिंग। रेजिलिएंट मतलब जितने भी लचीले, क्योंकि अगर हम इसमें मटेरियल लचीला उपयोग करेंगे, जैसा मटेरियल उपयोग करेंगे वैसा हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अगर यहाँ पर हम लचीला रॉ मटेरियल उपयोग करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी लचीला ही रहेगा। इसलिए हम यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी को लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा प्रोडक्ट चाहिए हम वैसा प्रोडक्ट डिजाइन कर ले रहे हैं। तो जब हमें जैसा रिक्वायर रहता है वैसा डिजाइन कर लेते हैं तो ये अच्छी बात है। जब अच्छी बात है तो हम इसी का उपयोग
कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसके डिसएडवांटेज समझ लिए, उसके बाद एप्लीकेशन समझ लिए, और जो इसके एडवांटेज हैं वो हमने पहले वाली वीडियो में समझ लिए थे। उसका लिंक हम अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय मी लाइक डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। सो आई मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। फॉर टिल देन, जय हिंद।